क्लास में हम जितना हमने पहले किया था उसके ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने शेड्यूल 3 कर लिया है, उसके नोट्स टू अकाउंट्स पे डिस्कस कर लिया है, और लास्ट क्लास तक हमने जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की 3 बातें थी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंजेस इन इन्वेंटरी, इसके ऊपर भी बात कर ली है। और हमने शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन पे भी बात कर ली है, जो हमने यूनिट 10 में कवर की, जो इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर था आपका, कंपनी वाला पोर्शन। इसके बाद अब हम इस क्लास में रिजर्व एंड सरप्लस की प्रेजेंटेशन पे बात कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना है आपको, रिजर्व एंड सरप्लस को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा इन बैलेंस शीट ऑफ एनी कंपनी। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो ये कह रहा है, हाउ वुड यू शो दिस आइटम इन द बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स इन द फॉलोइंग केसेस। हमारे पास 4 केसेस हैं। एपीसी लिमिटेड के पास ओपनिंग डेबिट बैलेंस है 3 लाख रुपए का इन रिजर्व एंड सरप्लस एज ए बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का पहले से बैलेंस डेबिट पड़ा हुआ है साल की स्टार्टिंग में। साल के बीच में हमने प्रॉफिट कमाया है, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया है, 5 लाख रुपए का। हमें इसको प्रेजेंट करना है। देखो हमारा बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017, जिसमें नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर ये आएगा। इधर आएगा आपका पर्टिकुलर्स में सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आती हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड आएगा। उसके बाद इसके अंदर आती है शेयर कैपिटल और नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस। क्योंकि उन्होंने सिर्फ रिजर्व में शो करने की बात की है कि इसको आप कैसे शो करोगे, तो मैं इस शेयर कैपिटल की बात नहीं कर रहा था, सिर्फ मैंने इसको यहां तक प्रेजेंट कर दिया, आगे की तो बात करनी ही नहीं है। इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये मेरा पेज नंबर 2 हो गया, ये पेज नंबर 1 था और ये पेज नंबर 2 हो गया। अब ध्यान से सुनना है अपने बात को जो मैं बताना चाह रहा हूं। देखो ये कह रहे हैं कि ना एबीसी लिमिटेड का ओपनिंग डेबिट बैलेंस है 3 लाख रुपए। मतलब साल की स्टार्टिंग में आप पहले से लॉस में हो। डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल का मतलब लॉस। तो 3 लाख रुपए स्टार्टिंग में, ये मैं नोट नंबर 1 लिख रहा हूं। मान के चलते इसमें कुछ नहीं है, ना ही हमें इसके बारे में बात करनी है। मैं नोट नंबर 1 में ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले 3 लाख रुपए बैलेंस शीट में लिख रहा हूं। क्लोजिंग मुझे लिखना है। आपसे एक बात पूछूं, आप सीधी सीधी बता देंगे कि ना साल के बीच में 5 लाख कमाए हैं, साल की स्टार्टिंग में 3 लाख नेगेटिव थे, तो साल के एंड में हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना बचा पड़ा है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, तो 2 लाख। आप बोलेंगे जी 3 लाख रुपए नेगेटिव पड़ा था और अब 5 लाख कमाए साल के बीच में, तो बचे 2 लाख। मैं इसको यहां पे 2 लाख रुपए लिख सकता हूं बिल्कुल इजीली। 5 लाख कमाए, पिछले नेगेटिव घटा के 2 लाख लिख दिए। लेकिन इसको प्रेजेंट करना है, ऐसे ही लिख देना। इसको प्रेजेंट करने के लिए मुझे नोट्स टू अकाउंट्स, सबसे पहला नोट, क्योंकि मुझे बनाना ही सिर्फ यही है, तो रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपके पास सरप्लस में पहले से कितना पड़ा हुआ है, हमारे पास बल्कि नेगेटिव पड़ा हुआ है। कितना नेगेटिव पड़ा है, हमारे पास 3 लाख रुपए नेगेटिव पड़े। इसमें अब मैं लिख देता हूं यहां पे नेगेटिव -3 लाख। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है हमें, 5 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए हमारे पॉजिटिव है। इस 2 लाख रुपए को हम वहां पे ले जाएंगे, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता कि रिजर्व में और क्या आइटम्स पड़ी हैं, तो ये 2 लाख रुपए मैं इसको ऐसे शो करूंगा। शो करने का एक आपको तरीका बताना है ना। आप सोचे कि आपको ऐसे फ्री फंड के 4 नंबर दे देगा कोई, तो ऐसे थोड़ा ना देगा, आपको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूं। देखो अगले केस में ये कह रहा है कि
कि हमारे पास बैलेंस रिजर्व एंड ये मैं लिख रहा हूं, ये केस 1 है, ये केस 1 है। आपको नोट करना है तो बिल्कुल करें, कोई मुश्किल बात नहीं है, कर लें इसको नोट। उसके बाद दूसरा केस, दूसरे केस की बात करते हैं। कह रहा है कि आपके पास एक तो रिजर्व फंड पड़ा हुआ है ओपनिंग 1 अप्रैल 2016 के दिन, मतलब ओपनिंग दिन। ये प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है कि ओपनिंग दिन 31 मार्च 17 के बना रहे, तो 31 मार्च 16 की बात हो रही है ना ये, और ये 31 मार्च 17। तो मैं क्या करता हूं, फिर से इसको करता हूं रब। अब प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं ओपनिंग में क्या क्या पड़ा है। ओपनिंग में एक तो रिजर्व फंड पड़ा है 3 लाख रुपए का, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 4 लाख पड़े हैं, मतलब ओपनिंग में हमारे पास 7 लाख पड़े हैं। 4 लाख सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पड़े हैं, और 3 लाख रुपए हमारे किसी रिजर्व में पड़े हैं, तो दोनों रिजर्व का ही पार्ट ना। तो ओपनिंग मेरे पास 7 लाख रुपए है, क्लोजिंग निकालने हैं। कह रहे साल के बीच में ना 3 लाख का लॉस हो गया। अगर देखा जाए टोटल करूं तो 7 में से 3 घटा दो, 4 लाख रुपए आएंगे यहाँ पे। लेकिन 4 लाख लिखने का तरीका भी तो होना चाहिए ना, तो मैं कैसे लिखूंगा? आपके पास ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जो पड़ा हुआ है ना, वो है 4 लाख रुपए। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है वो प्रॉफिट नहीं है, एक्चुअल में लॉस है। तो मैं लिख देता हूं कि लॉस ड्यूरिंग द ईयर, माइनस कर देंगे कितने रुपए का लॉस हुआ है, हमें 3 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। इसके अलावा रिजर्व फंड में भी 3 लाख रुपए हैं। तो टोटल हो गया 4 लाख रुपए। इस 4 लाख को यहां पे शो कर दिया, कोई मुश्किल बात थोड़ी ना थी। ठीक है, तो बस आपको प्रेजेंट करना चाहिए। रिजर्व फंड में कोई चेंज नहीं आया, जो ओपनिंग पड़ा था वहीं का वहीं मैंने लिख दिया 3 लाख रुपए क्लोजिंग, बस। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड केस में, ये मैं थर्ड केस लिख रहा हूं, सेकंड आप नोट कर लो। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे क्या कह रहे हैं हमारे पास जनरल रिजर्व में 4 लाख पड़े हैं, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 3 लाख पड़े हैं। मतलब ओपनिंग दिन 1 अप्रैल 16 के दिन 7 लाख तो है, तो मैं ओपनिंग के तो 7 लाख लिख चुका। थर्ड केस की बात हो रही है, ठीक है। और क्लोजिंग में हमने ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को 4 लाख रुपए का लॉस हुआ है। अब ध्यान से समझने की बात है, 4 लाख रुपए का लॉस हुआ है। पहले मुझे ये बताओ, थर्ड केस में ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर 3 लाख पड़े हैं। ये थर्ड केस की बात हो रही है। पिछला आपने नोट कर लिया होगा, आई एज्यूम, ठीक है। और 4 लाख रुपए का लॉस हुआ है, तो 4 लाख रुपए लॉस ड्यूरिंग द, तो 1 लाख रुपए नेगेटिव। इसके अलावा आपके पास क्या पड़ा हुआ था, जनरल रिजर्व में 4 लाख ही पड़े हैं। जो ओपनिंग दिन थे उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो 4 लाख ही लिख देता हूं। नाम चेंज हो गया, पहले रिजर्व फंड था, अब जनरल रिजर्व है, ठीक है। तो वो है 3 लाख रुपए। नहीं, हमारे पास कितना है, 4 में कितना, हाँ, तो जनरल रिजर्व पड़ा हमारे पास 4 लाख रुपए। तो ये हमारे पास आ गया अब की बारी 3 लाख रुपए। यहां पे नोट नंबर 1 मैंने लिखा हुआ, ये नोट नंबर 1 है ना, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ केस पे आते हैं। अब थर्ड केस आपने नोट कर लिया होगा, फोर्थ केस पे आते हैं। फोर्थ केस में कह रहा है कि जनरल रिजर्व में हमारे पास 2 लाख पड़े हैं, ओपनिंग की बात हो रही है। जनरल रिजर्व में 2 लाख पड़े हैं, और 2 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में टोटल हो गए 4 लाख, लेकिन 7 लाख रुपए का हमारे पास लॉस है ओपनिंग दिन 1 अप्रैल 2016 के दिन। तो नेट मिला के हम 3 लाख रुपए के लॉस में है। स्टार्टिंग में हमारा 3 लाख रुपए नेगेटिव है, तो मैं 3 लाख रुपए नेगेटिव लिख देता हूं। ये नेगेटिव हो गया 3 लाख रुपए, बिल्कुल क्लियर बात। उसके बाद आगे बात करते हैं। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को 3 लाख रुपए का लॉस हुआ है। तो मुझे बताओ, साल की स्टार्टिंग में पीएनएल में 7 लाख रुपए नेगेटिव थे, 7 लाख रुपए नेगेटिव थे। पीएनएल के साल के बीच में बल्कि 3 लाख का और लॉस हो गया, तो टोटल लॉस कितने का हो गया, 10 लाख रुपए का, ठीक है। उसके अलावा जनरल रिजर्व में 2 लाख रुपए पड़े हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया।
इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम में भी पैसा पड़ा हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम टर्म क्या होती है, जिसने तो कंपनी कर रखी है, तो शेयर्स इशू करने पे जो हमें बेनिफिट मिलता है वो हमारे लिए क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब 10 रुपए वाला शेयर अगर हम 12 में इशू कर दें, हालांकि मान के चलता हूँ आप सभी कंपनी करके आए होंगे, लेकिन जिसने कंपनी नहीं कर रखी उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब मैं बता देता हूँ कि 10 रुपए के शेयर को अगर कंपनी 12 रुपए में इशू करते हैं तो जो 2 रुपए का फायदा है पर शेयर वो सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास कितने पड़े हुए हैं, 2 लाख रुपए है। ये रिजर्व का ही पार्ट, तो टोटल कितना हो गया हमारा, ये 10 लाख रुपया नेगेटिव और 4 लाख पॉजिटिव, तो 6 लाख रुपया हमारा नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, 6 लाख नेगेटिव जा रहा है। इस चीज को मैं यहां पे प्रेजेंट कर देता हूं। पहले से हम माइनस में थे 3 लाख के, अब माइनस में है 6 लाख रुपए के। नेगेटिव बैलेंस है रिजर्व एंड सरप्लस का, ये हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं, अब अगले 5th क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से समझने का है 5th भी। देखो क्या कह रखा है, आप पढ़ो। 5th में ये कह रखा है, ऐसे ही रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट है, वहां पे भी हमें 1 अप्रैल 2016 का ही बैलेंस दे रखा है। तो मैं क्या करता हूं, इसको रब कर देता हूं, इसको भी रब कर देता हूं, और इन बैलेंसेस को भी जो है इनको भी रब कर देता हूं। ठीक है, तो अब आते हैं काम में। देखो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग दिन क्या क्या पड़ा है, जो भी पड़ा है उसके ऊपर बात करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में -4 लाख है। डीआरआर एक डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता है, जब डिवेंचर की रीपेमेंट की जाती है ना, जो आपका उधार है, उसके लिए आपको पहले से थोड़ा रिजर्व बना के चलना पड़ता है, कल को पेमेंट कर पाए या ना कर पाए। तो कैपिटल रिजर्व है 50,000 रुपए का, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है 2 लाख रुपए का। ठीक है, और कह रहे हैं कि साल के बीच में हमें 15 लाख की कमाई हुई है, और इसमें से हमने ट्रांसफर कर दिया 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में, 1.5 लाख रुपया हमने डीआरआर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किया है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व मैंने बता दिया है कि जब कंपनी को अपने डिवेंचर की रीपेमेंट करनी होती है, रिडीम करना होता है, रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट उसकी करनी होती है, उधार लिया तो वापसी भी तो करोगे, उसके लिए जब हम थोड़ा थोड़ा पैसा रिजर्व में निकाल कर रखते हैं उसको बोलते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। दिस इज ए टाइप ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व होता है ये। ठीक है, और इसके अलावा डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि प्रपोज करेंगे फाइनल डिविडेंड 4 लाख फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, और प्रपोज डिविडेंड 2016 का था 3 लाख रुपए। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है डिविडेंड के ऊपर। इससे पहले बाकी एक बार कर लें, जो ओपनिंग बैलेंस है उसका टोटल कर लेते हैं। देखो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में 4 लाख रुपए माइनस है, 1 लाख रुपए पॉजिटिव है, 50,000 रुपए पॉजिटिव है, और 2 लाख रुपए पॉजिटिव है। तो 2 और 2 50, 3 50, लेकिन 4 लाख नेगेटिव है, तो 50,000 रुपए हम नेगेटिव चले गए। एक तो ये पहली बात। ठीक है, अब आगे सुनो। अब हम क्या करते हैं, इसके बेसिस पे अब हम क्लोजिंग की बात करते हैं। तो क्लोजिंग में सबसे पहले मुझे ये बताओ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है -4 लाख रुपए का। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हमारे पास -4 लाख। अच्छा जी, उसके बाद प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमें हुआ है 15 लाख रुपए का। तो एड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, हमें प्रॉफिट हुआ है कितना, 15 लाख रुपए का। तो 15 लाख रुपए बढ़ गए, लेकिन अभी हमें टोटल करके यहां पे नहीं लिखना कि 11 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया हमारे पास सरप्लस में। अभी कुछ बोल रखी है बात, ये कह रखा है कि डिसाइड किया है कि 1 लाख रुपए हम जनरल रिजर्व में डालेंगे इसमें से निकाल के। तो लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना, जनरल रिजर्व में हम डालेंगे 1 लाख रुपए। तो बैलेंस कम हो गया, प्रॉफिट का बैलेंस कम हो गया, क्योंकि रिजर्व में डाल रहे हैं तो वो भी बेनिफिट, लेकिन पीएनएल से बैलेंस निकल गया। उसके बाद 1.5 लाख रुपए हमने डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में भी डाला, तो ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कितने रुपए डाले हमने, 1.5 लाख रुपए हमने डाल दिए डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। ठीक है, ये दो,
इसके बाद नीचे भी कह रहे हैं डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि एक फाइनल डिविडेंड है हमारा 4 लाख रुपए का 31 मार्च 2017 का। एक बात इंपॉर्टेंट बात यहां पे भी बता रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले चैप्टर में भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आपके जो डिविडेंड होता है ना, जो करंट ईयर का डिविडेंड का मतलब क्या है, शेयर होल्डर्स को कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा देना। हमने हिस्सा क्या देना, क्या मतलब उनको कमाई जो उन्होंने पैसा लगा दिया उसमें कुछ कमाई में हिस्सा देना, सीधी सी बात है। हिस्सा तो क्या देना, कमाई में हिस्सा देना, कुछ ना कुछ उनको देते रहना ताकि वो अपने बिजनेस में, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट रखें अपने पैसे को रेगुलरली। बात आती है कि हमने 31 मार्च 17 वाले साल के लिए, मतलब 16-17 वाले साल के लिए 4 लाख रुपए का डिविडेंड प्रपोज किया है, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। प्रपोज्ड करने का मतलब डिविडेंड फाइनल नहीं हो गया। फाइनल इसको कौन करता है, शेयर होल्डर करते हैं, अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर करते हैं, ठीक है। तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ये 4 लाख रुपए फाइनल होंगे और ये 31 मार्च 17 के बाद ही होंगे। अब 31 मार्च 17 के दिन ईयर एंड हुआ, डायरेक्टर ने प्रपोज कर दिया। डायरेक्टर कौन होते हैं, कंपनी को चलाने वाले होते हैं, और ओनर कौन होते हैं, जिन्होंने पैसा लगाया। अब डायरेक्टर ने मीटिंग बुला के प्रपोज कर दिया कि हम इतना डिविडेंड देना चाहते हैं। क्या उस दिन हम मेंबर्स की भी मीटिंग, मतलब शेयर होल्डर की भी मीटिंग बिठा लेंगे कि हाँ भाई आप बताओ कितना डिविडेंड लेना है। फाइनल तो उन्होंने ही करना है अपनी मीटिंग के अंदर, वो अपनी मीटिंग होती है, पहले डायरेक्टर्स मीटिंग करते हैं। डायरेक्टर ने प्रपोज कर दिया, जब तक प्रपोज है कोई इफेक्ट नहीं डालना, जब तक शेयर होल्डर अपनी स्टैंप नहीं लगा देते कि यस इतना डिविडेंड फाइनल हो गया। क्या सब कुछ 31 मार्च को हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। मान लो ये मीटिंग 10 अप्रैल को होती है, तो 10 अप्रैल का मतलब अगला साल आ गया, अब तो 17-18 आ गया। 31 मार्च 17 के दिन तक तो प्रपोज था, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं क्योंकि ये फाइनल ही नहीं हुआ, ठीक है। फाइनल मान लो 10 अप्रैल को होता है तो वो अगले साल में चला गया 17-18 में, तो 17-18 वाले साल में इसका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्वेश्चन के अंदर 31 मार्च 16 का भी तो डिविडेंड बता रखा है, पिछले साल का 3 लाख रुपए, वो 17-18 उसका 16-17 में ट्रीटमेंट हो सकता है ना। जो 15-16 का डिविडेंड 3 लाख रुपए है, वो मान के चलो कि वो 10 अप्रैल 2016 को उसका ट्रीटमेंट, उसको फाइनल कर दिया था शेयर होल्डर ने, तो 16-17 ईयर में तो वो आया ना। मतलब आपको ट्रीटमेंट क्या करना है, लास्ट ईयर वाले डिविडेंड का करंट ईयर में ट्रीटमेंट करना है, और करंट ईयर वाले डिविडेंड का नेक्स्ट ईयर में ट्रीटमेंट करना है। मतलब जो आपका इस साल वाला डिविडेंड है ना, वो तो आपका कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बन गया। जो पिछले साल वाला डिविडेंड है वो इस साल में पे होगा, और जो इस साल वाला डिविडेंड है अभी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, चाहे वो 10 दिन बाद हो, लेकिन फाइनेंशियल ईयर तो नेक्स्ट स्टार्ट हो गया ना, तो उसमें वो ट्रीट होगा उसका। तो कहने का मतलब है मुझे यहां पे 3 लाख घटाना है डिविडेंड, कितना, फॉर 2015-16 का कितने रुपए है, 3 लाख। ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे अब करना है, तो 15 ये हो गया, 11 में से 1 गया 10 में से 1.5 गया 8.5 में से 3 गया 5.5। अब देखते जाओ कि मुझे क्या क्या बैलेंसेस और गिवन थे। सबसे पहला बैलेंस मुझे गिवन था डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का 1 लाख रुपए का। हमने डीआरआर में और पैसा डाला है, कितना, 1.5 लाख। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, स्टार्टिंग से हमारे पास पड़ा था डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 1 लाख रुपए का, एडिशन 1.5 लाख रुपया कहां से आया, जो यहां से निकाला है जी वो यहां पे ऐड भी तो होगा, तो 2.5 लाख। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं डीआरआर की बात करूं तो कैपिटल रिजर्व, उसमें कोई चेंज नहीं आया। कैपिटल रिजर्व का वैसे भी पीएनएल से कोई लिंक नहीं होता, तो कैपिटल रिजर्व वो है हमारे पास 50,000 रुपए। उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 2 लाख रुपए का है और उसमें कोई चेंज नहीं है, आप चेक कर सकते हो, सीआरआर में कुछ नहीं डाला। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितने रुपए है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 2 लाख रुपए। तो देखो आपके पास यहां पे जो बैलेंस किए ओपनिंग वाले थे, देखो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल आपको ओपनिंग गिवन था, उसके जितने इफेक्ट्स हैं वो डाल दिए। फिर उसके बाद आपके पास डीआरआर था, वो मैंने एडिशन के साथ लिख दिया। सीआर में मतलब कैपिटल रिजर्व में कोई चेंज नहीं हुआ, सीआरआर में कोई चेंज नहीं हुआ, मैंने एज इट इज लिख दिया। इसके अलावा आपका ना इसमें क्वेश्चन वगैरह कहता है जनरल रिजर्व में पैसा डाला है, डाला तो है, बिल्कुल डाला है,
1,00,000 रुपए। क्या ओपनिंग बैलेंस था जनरल रिजर्व का? तो जनरल रिजर्व ओपनिंग तो आपके पास नील था, वही बस एडिशन हुआ है जो भी हुआ, मतलब साल के बीच में गया है वो कितना है 1,00,000 रुपया। तो क्लोजिंग आप यहां पे 1,00,000 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये आपको सोचना है, समझना है इस बात को कि आपके पास जनरल रिजर्व पहले नहीं था तो एडिशन ही वही है जो बैलेंस है। इसके बाद आप इसका टोटल कर दीजिए, तो टोटल करेंगे तो कितना आ गया आपका? टोटल आ गया 5.5 लाख, 5 और 2 7 8 8 50 10 50 और 11,50,000। ये 11,50,000 में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब बात ये आती है, ये जो डिविडेंड था 3,00,000 रुपए का, ये कहाँ पे जाएगा? मान के चलो वैसे तो ये फाइनल हो गया तो पे हो ही जाना चाहिए, साथ के साथ फाइनल होते ही पे हो जाता है बड़ी जल्दी, लेकिन नहीं भी हुआ तो मैं इसको डिविडेंड पेबल को अनक्लेम डिविडेंड या डिविडेंड पेबल के नाम से इसको कहां पे दिखाऊंगा? अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर। अदर करंट लाइबिलिटी आपने मेरे से समझा है, तो अदर करंट लाइबिलिटी में डिविडेंड पेबल दिखा दूंगा। जो 3,00,000 रुपये यहाँ पे लेस हुआ, इसका ट्रीटमेंट रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं, ये अब लाइबिलिटी बन चुका है जो शेयर होल्डर को देने हैं, बाकी सारा लिखा जा चुका, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं मिस हुआ। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। लास्ट क्लास से आपको पता ही है क्या था कि ऑपरेटिंग साइकिल था, और मैंने वो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल की 3 आइटम्स के ऊपर बात किया था, और इस क्लास में मैंने रिजर्व एंड सरप्लस पे बात की है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम कैसे प्रेजेंट करना है ओवरऑल स्टेटमेंट ऑफ पी&एल को या बैलेंस शीट को, उसके ऊपर बात करेंगे।